हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी कि संवैधानिक प्रारूप। ओवरव्यू। We noted in the previous chapter that in a democracy that rulers are not free to do what they like. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में जो शासक होते हैं वो दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, यानी कि वो हर काम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, यानी कि वो फ्री नहीं होते अपने काम करने के लिए। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। वहाँ पर कुछ निश्चित आधारभूत नियम होते हैं जो कि नागरिकों को और सरकार को उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सभी रूल हैं, इन सभी नियमों को बोला जाता है, इन सभी रूल्स को इकट्ठा किया गया है किसमें, एक संविधान में, जिसे कहते हैं हम संविधान। तो इस प्रकार संविधान क्या है, ए सेट ऑफ रूल विच आर फॉलोड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन्स, यानी कि एक नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें सरकार को व साथ ही साथ में नागरिकों को उनको फॉलो करना पड़ता है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जैसे कि जो सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि जो सर्वोच्च कानून होता है देश का, वह क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, जो कि यह निर्धारित करता है नागरिकों के अधिकारों को एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार की शक्तियों को और कैसे सरकार उनका पालन करती है, उन शक्तियों का। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। संवैधानिक लोकतंत्र के संवैधानिक प्रारूप के बारे में। व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अब हमारे सामने क्वेश्चन यही आता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों पड़ती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप। संविधान का निर्माण कैसे किया जाता है। हु डिजाइन दैम एंड इन व्हाट वे, और कौन उसको बनाते हैं और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। व्हाट वर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में वो कौन से नियम होते हैं जो कि संविधान को आकार देते हैं। वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार यदि संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है तो कैन वी मेक चेंज लेटर, क्या हम उसमें बाद में बदलाव ला सकते हैं। एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, जैसे कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार क्या हम उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी जो रिसेंट इंस्टेंस है, अभी जो हालिया हमारे सामने जो उदाहरण है ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण करने का फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लोकतांत्रिक देश के लिए, वह है अभी रिसेंटली जो हुआ है हालिया हमें हमारे, वो है साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका कंट्री ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है जिन्होंने अभी हाल ही में ही क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है। वी बिगेन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे यह देखते हुए कि वहाँ पे क्या हुआ था एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया। एंड देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और फिर हम बाद में देखेंगे
कि भारतीय संविधान कैसे बना एंड व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज आर, और इसके जो मौलिक नियम है या मौलिक मूल्य है वो क्या है, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स ए गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स, और यह कैसे नागरिकों के व्यवहार, कंडक्ट ऑफ द सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ गवर्नमेंट, और यह कैसे आचार संहिता नागरिकों के जीवन के लिए और सरकार के लिए कैसे उनके लिए एक फ्रेम रूप यानी कि प्रारूप तैयार करता है कि एक संविधान कैसे नागरिकों के जीवन को और सरकार के कार्य को कैसे प्रभावित करता है। ये सब संविधान में बताया गया वो कौन से मूल्य हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। तो यहाँ इसकी शुरुआत ऐसे होती है, ये बोल रहे हैं जो उस टाइम पे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने बोला था आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, यानी कि मैंने लड़ाई लड़ी है वाइट डोमिनेशन यानी कि सफ़ेद यानी कि अंग्रेज़ों के स्वामित्व के खिलाफ, एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और साथ ही साथ मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी किया यानी कि काले लोगों के शासन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, और मैं हमेशा से ही मेरे आदर्श रहे हैं क्या, लोकतांत्रिक व आज़ाद समाज के, इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर, जिसमें कि सभी लोग एक साथ रहते हैं, इन हारमनी यानी कि शांति से, एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको समान अवसर मिलते हैं जहाँ पे। इट इज़ एन आइडियल, और यह एक आदर्श है, विच आई हैव टू लिव फॉर एंड टू एक्टिव, जिनके जिनके ऊपर मेरी आशा है रहने की, एंड टू अचीव, जिनको मैंने प्राप्त करना है। बट इफ़ नीड्स बी, यदि ज़रूरत पड़ी तो, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और यह एक आदर्श है जिसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। दिस वाज नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला थे, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यहाँ पे ये उस समय का बात है, उस समय की बात है जब नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीका की जो अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, उन्होंने उनके ऊपर ट्रायल किया था, यानी कि कोर्ट में पैरवी चल रही थी, और उनके ऊपर इल्ज़ाम किस चीज़ का था, ट्रीजन। ट्रीजन क्या होता है, ट्रीजन होता है देशद्रोह, जब उनके खिलाफ वहाँ पे देशद्रोह का मामला चला हुआ था, तो उस टाइम पे वहाँ अदालत में उन्होंने बोला था, ये ट्रीजन मीन्स होता है देशद्रोह। तो he and seven other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। उनके साथ 7 अन्य लीडर भी थे जिनको उम्र कैद की सजा दी गई थी 1964 में, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन हिज कंट्री, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे साउथ अफ्रीका कंट्री में जो अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति थी, ब्लैक और वाइट्स की जो रंग भेद की नीति थी, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। इस वजह से उनको वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। तो ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकन मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबन आइलैंड, और उन्होंने अगले 28 साल साउथ अफ्रीका की सबसे डरावनी जो जेल थी रोबन आइलैंड, वहाँ पे उन्होंने अपने 28 साल जेल में बिताए थे। तो यहाँ पे देखो ये साइन भी दे रखा जेल का, नेटिव इंडियंस एंड कोलोडर्स, इफ़ यू एंटर दीज प्रेमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड आर मिसिंग, आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट एंड सेवेज डॉग्स डेवोर द कॉप्सेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कितना ड्रेडेड स्टेटमेंट दे रखा उन्होंने कि यहाँ पे वॉर्न कर रखा कि अगर आप इसके अंदर घुसे तो आप
इसके अंदर क्या बोल रखा है कि यदि आप इसके अंदर गए तो आपको गार्ड वहाँ पे शूट कर देंगे, यानी कि गोली मार देंगे। एंड और आपकी डेड बॉडी यानी कि कॉप्स को बाद में क्या कहेंगे, सेवेज डॉग यानी कि जंगली कुत्ते आपको खा जाएंगे। एंड यू हैव बीन वॉर्न्ड, आपको पहले से ही वॉर्न कर दिया गया है इसके अंदर गए तो आप। साइन अप ऑन डरबन बीच इन इंग्लिश, इंग्लिश अफ्रीकान्स एंड जूलू इन इंग्लिश इट रीड। तो यहाँ पे डरबन बीच है, वहाँ पे ये साइन लगा रखा उसके ऊपर। सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉ, यहाँ पे सेक्शन 37 लगा रखा था डरबन बीच पे, यानी कि डरबन शहर का जो समुद्री तट है वहाँ पे। दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर सोल यूज ऑफ मेंबर ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। यह एरिया क्या है, केवल सफ़ेद लोग यानी कि अंग्रेज लोगों के लिए ही है, केवल नहाने के लिए। अगर कोई वहाँ पे गया तो देखो यहाँ पे पहले से लिखा नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्ड्स, यानी कि जो वहाँ के वासी अफ्रीकन भारतीय और जो कलर्ड्स यानी कि जो अन्य लोग हैं, यानी कि जो अंग्रेज नहीं है। सीधी सी बात यहाँ पे जो अंग्रेज नहीं है वो अगर यहाँ पे एंटर करेंगे उनके बीच पे तो उनको गार्ड क्या करते हैं, गोली मार दे और फिर बाद में आपको उनको उनकी मौत बड़ी दर्दनाक होगी और उनकी डेड बॉडी के साथ भी क्या हो जाएगा, वही सेवेज जो डॉग्स हैं वो उसको काटेंगे बाद में। मतलब कहने का मतलब उसको बड़ी ही बेइज्जती वाली डेथ मिलेगी। यहाँ पे देखो ये बीच है, यहाँ पे लगा रखा। तो ये थी वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी। यह हम शो करते कि कैसे वहाँ पे रंग भेद की नीति थी। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड यानी कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड एक ऐसा रंग भेदीय सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जो कि सबसे अलग था। द वाइट यूरोपियन इम्पोज द सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका। और जो वाइट यूरोपियन यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं, सफ़ेद अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर इस प्रणाली को यानी कि इस सिस्टम को क्या कर रखा, इम्पोज कर रखा था, यानी कि थोप रखा था। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 19वीं 18वीं शताब्दी में ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्सेस। जो ट्रेडेड कंपनी थे यानी कि जो व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप की, उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे, ताकत थी। एंड इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जिस प्रकार उन्होंने क्या किया था, इंडिया को क्या किया था, कब्जे में किया था। बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। कुछ तो भारत में ऑक्यूपाई हो गए थे, भारत में लग गए थे, लेकिन कुछ वहाँ से कहाँ चले गए थे, सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। कुछ साउथ अफ्रीका में क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के वो स्थानीय नेता बन गए, द शासक बन गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम टू बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। और जो ये अपार्थाइड सिस्टम था यह क्या करता था, लोगों को आपस में बांटता था और उनके ऊपर लेबल लगा दिया किस चीज़ का, स्किन कलर के बेसिस पे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। और जो साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो कैसे थे, कलर उनका कलर कैसा था, वो ब्लैक थे। एंड दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन, दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। और उनका 3/4 जो पार्ट था पॉपुलेशन को वो सारे के सारे ब्लैक थे और उनको क्या बोला जाता था, ब्लैक्स। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। और इनके अलावा कुछ और लोग थे जो मिक्सड रेसेस के थे, जो कि न तो पूरी तरह से ब्लैक थे न ही वाइट्स थे, उन्हें बोला जाता था कलर्ड। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। और वो लोग जो भारत से आए थे या तो उनको इंडियंस बोल देते थे या फिर उनको कलर्ड बोलते थे। द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। और जो वाइट रूलर थे यानी कि जो अंग्रेज शासक थे, वो नॉन वाइट्स को जो अश्वेतों को क्या मानते थे, इन्फीरियर, यानी कि उनको अपने से कम मानते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और जो ब्लैक पीपल थे उनको वोट का अधिकार भी नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। और इस प्रकार रंग भेद का जो यह सिस्टम था यह है काले लोगों के लिए यानी कि अफ्रीकन लोगों के लिए कैसा था,
बिल्कुल ही दमनकारी था। एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, उनको जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे उन उस एरिया में रहने की भी मनाही थी। फॉरबिडन मीन्स क्या है, मनाही। एंड दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट, और वो अंग्रेज़ों के क्षेत्र में काम तभी कर सकते थे जब वो उनको अनुमति दे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, ब्रिजेज, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेटेड फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। इस प्रकार ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, वाइट्स की और ब्लैक्स की क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इसे ही कहते सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड, उनको तो जहाँ पे जिन चर्चेज में वाइट यानी कि अंग्रेज लोग पूजा करते थे वहाँ पे उनको जाने की भी मनाही थी ब्लैक्स पीपल को। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, और जो काले लोग यानी कि जो अफ्रीकी लोग थे वो न तो संगठन बना सकते थे और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और न ही वो इस प्रकार के व्यवहार के खिलाफ वो कोई भी विद्रोह कर सकते थे। सिंस 1950 1950 से द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, और 1950 से लेके जो ब्लैक थे और इंडियंस थे वो सभी इस रंग भेद की प्रणाली के खिलाफ क्या कर रहे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। एंड दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स, उन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए और हड़तालें भी की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की वहाँ पे पार्टी थी वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्या था, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, जिन्होंने इस अलग करने वाली नीति के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके अंदर बहुत सारी जो श्रमिकों की संघ थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी इसके अंदर। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC, और बहुत सारे जो सेंसिटिव यानी कि बुद्धिजीवी अंग्रेज लोग थे वो भी ANC में ज्वाइन हो गए। टू अपोज अपार्थाइड, उन्होंने भी क्या किया, रंग भेद की नीति का क्या किया, विद्रोह किया। एंड प्ले लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, जिन्होंने इस संघर्ष में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड, बहुत सारे देशों ने इसका क्या किया, डिनाउंस का मतलब क्या, आलोचना करना, इस अपार्थाइड की आलोचना की, क्योंकि एज ए अनजस्ट एंड रेसिस्ट, क्योंकि यह कैसा था, अन्यायपूर्ण था, और ये किसके आधार पे था, रंग भेद के आधार पे था, बट नस्ल के आधार पे था। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, लेकिन जो वाइट रेसिस्ट यानी कि वाइट नस्लीय जो अंग्रेज़ की नस्लीय जो सरकार थी वो लगातार उनको पकड़ती रही, टॉर्चरिंग करती रही, उनको यातनाएं देती रही, और उन्होंने हजारों ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल को उन्होंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। What would have happened in South Africa if the black majority had decided to take revenge on the white for all their oppression and exploitation? क्या होता यदि सभी साउथ अफ्रीका की जो ब्लैक मेजोरिटी यानी कि ज़्यादा संख्या में तो ब्लैक पीपल ही थे वहाँ पे, अफ्रीकन ही थे, अगर वो यह निर्णय ले लेते कि वो रेवेंज लेंगे वाइट्स के खिलाफ, उनका जो अत्याचार है और जो उनका शोषण कर रहे हैं तो वो उसके खिलाफ वो बदला लेंगे। एक्टिविटी आपके सामने यही है यहाँ पे इस बार आज के लेक्चर की। मेक ए पोस्टर ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला, तो यहाँ पे आपने एक पोस्टर बनाना है नेल्सन मंडेला के जीवन पे और उन्होंने जो जो संघर्ष किए। इफ़ अवेलेबल रीड सम पोर्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो जो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की एक ऑटोबायोग्राफी, उसमें से आपकी क्लासरूम में से आप यह ले सकते हैं। ये आपका 10th क्लास में है, इंग्लिश की 10th क्लास में, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, NCERT की इंग्लिश की 10th क्लास है, सेकंड चैप्टर है, वहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का लेसन है ये नेल्सन मंडेला का, तो वहाँ से आप कुछ पोर्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि ये अपार्थाइड पॉलिसी के बारे में पढ़ना है और अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है,
बाकी हम कल पढ़ेंगे टुवार्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्रीका में नया संविधान कैसे बनाया, अफ्रीका ने नया संविधान का निर्माण कैसे किया, वो हम पढ़ेंगे कल।